वेलकम टू भैरव इंस्टीट्यूशन। आज का जो हमारा क्लास है वो है क्लास 11 का आईएससी चैप्टर 1 कॉमर्स। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक्टिविटीज़ क्या होता है, एक्टिविटीज़ से ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। रिविजन कर लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होता है जो ह्यूमन लोग करते हैं, बट उनका पर्पस यही होता है कि उससे वो लोग अपना अर्निंग कर सकें और उससे अपना मतलब लाइवलीहुड बना सके, जिंदगी बना सके, पैसा कमा के अपना घर चला सके। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होता है जो हम लोग पैसे के लिए तो नहीं करते पर अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए जरूर करते हैं। तो और हमने डिफरेंसेस बिटवीन भी पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। अगर आपने हमारा लास्ट क्लास नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पिछले क्लास का लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग ऑक्यूपेशंस भी क्यों बोलते हैं। ऑक्यूपेशन हम लोग इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो हमारा काम है। वो काम करके अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है तो आप बोलोगे कि फार्मिंग, एग्रीकल्चर, आपका बिजनेस है, आपके पास कोई डिग्री है, आप उससे प्रोफेशन, आप कोई प्रोफेशन के अंडर में है, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप कुछ भी बोलते हो तो ऑक्यूपेशन ही आता है हमेशा। कभी कभी हम लोग को कोई फॉर्म फिलअप करना होता है तो उसमें पूछता है आपका क्या काम है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला जाता है या ऑक्यूपेशन इसलिए बोला जाता है कि आप क्या काम कर रहे हो जिससे आपका अर्निंग आ रहा है। तो ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब अर्निंग करना ही है, हम लोग वो काम कर रहे हैं अर्न करने के लिए। तो इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है, ऑक्यूपेशंस भी बोला जाता है। और यही जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है या ये ऑक्यूपेशन है उसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और फिर एम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग ऑक्यूपेशन तो करते हैं पर हम लोग अलग अलग चीजों पे करते हैं, ठीक है। ये 3 कैटेगरीज में अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे कि ये तीनों को अलग अलग में क्यों किया गया है। काम तो हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही कर रहे हैं, अर्निंग करने के लिए कर रहे हैं, तीनों से हम लोग अर्निंग आता है, पर इसको अलग अलग क्यों किया गया है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्या है, बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें हम लोग क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूमर लोग को दे के पैसा अर्न करेंगे। मतलब जो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, एक प्रोड्यूसर है जो अपने फैक्ट्री में गुड्स बना रहा है, ठीक है, या एक कंपनी है जिसका काम सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसका काम ये है कि उसने गुड्स बना दिया और उसने कंज्यूमर लोग को या रिटेलर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तो गुड्स नहीं जाता है, कभी कभी दुकानदार भी बीच में आ रहे हैं, मिडलमैन आ रहे हैं। तो जब गुड प्रोड्यूसर का काम ये है कि वो लोग ने अपना प्रोडक्ट बना दिया या अपना सर्विस प्रोवाइड कर दिया और किसी को भी बेच दिया, उससे उसको क्या आ रहा है, अर्निंग। तो बिजनेस का मतलब यही होता है। जैसे कि आज हम छोटे से दुकान का एग्जांपल लेते हैं, रिटेलर का, ठीक है, ठीक है। रिटेलर का काम ये है कि उसने होलसेलर से माल खरीदा था, गुड्स खरीदा था, और वो कंज्यूमर को बेच के क्या कर रहा है, कंज्यूमर से क्या ले रहा है, पैसा। कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन ये हो रहा है कि उसको जो माल चाहिए था वो उसको मिल गया, और रिटेलर को ये सेटिस्फेक्शन है कि उसको वो माल इसलिए बेच रहा था कि उसके घर में पैसा आ सके, तो उसका पैसा आ गया। तो बिजनेस का मतलब वही होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज को दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं, एक्सचेंज करके। किस लिए दे रहे हैं, क्या आएगा, क्या डिमांड, क्या हम लोग का मतलब हम लोग के मन में है कि हम लोग उसको बेच रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए। सिर्फ पैसों के लिए हम लोग एक गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, प्रोड्यूस होता है। क्योंकि जब तक गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होता, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर जैसे कि हम, मेरे घर में कोई एसी ठीक करने आया है, ठीक है, वो मुझे सर्विस दे रहा है, तो उसके बदले वो क्या लेगा, मनी एक्सचेंज करेगा, वो मनी लेगा, मनी चार्ज करेगा। तो इसीलिए बिजनेस का मतलब वो होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें बेसिकली क्या टॉपिक आता है, प्रोडक्शन और एक्सचेंज किसका, गुड्स और सर्विसेज का, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट, अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। देखो, बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है क्योंकि उसमें हम लोग क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए, फॉर अर्निंग मनी। और अगर हम लोग मनी अर्न करेंगे तो हम लोग का क्या बढ़ेगा, वेल्थ, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, वेल्थ, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कंपनी बिजनेस चला रही हैं,
उनको क्या बोला जाता है? बिजनेस एंटरप्राइज और बिजनेस फर्म। ठीक है, जो भी कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी, जो भी कंपनी एक बिजनेस चला रहा है या बिजनेस का सारा चीजें वो कर रहा है, फैक्ट्री हो गया, कोई कारखाना, छोटा सा कारखाना हो गया, कुछ भी हो गया, वो बना रहा है ना, कुछ बना रहा है ना, तो वो मतलब वो क्या हो गया? बिजनेस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, जो आदमी उस बिजनेस में काम कर रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा? बिजनेसमैन। जो आदमी काम कर रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? वर्कर, लेबर। बट जिसका वो है, जो मेन हेड है, वो क्या बोलेंगे? बिजनेसमैन। जैसे कोई बहुत बड़ा, जैसे अपने बोल देते हैं हमारे अंबानी साहब, वो क्या है? बिजनेसमैन है बड़े, इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्रीज चला रहे हैं ना, तो वो क्या है? बिजनेसमैन। क्या वो वर्कर हैं? नहीं। वर्कर वो होता है जो काम कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, पर वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मिस्टर अंबानी साहब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब बिजनेस क्रिएट वेरियस टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी हमारा, हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे। यूटिलिटी मतलब फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी कैसे हो गया भाई? फॉर्म यूटिलिटी का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल से जब कोई फिनिश गुड्स बनता है उसको बोल सकते हैं फॉर्म, क्योंकि उसका जो असली में जो वो चीज था वो बदलाव आ गया है, उसमें हमने उसे चेंज कर दिया। ठीक है, आज फैक्ट्री में कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन क्या हो गया? रॉ मटेरियल। पर उस रॉ मटेरियल से कपड़ा बन गया तो वो क्या हो गया? फिनिश प्रोडक्ट। तो फॉर्म में बदल आया कि नहीं आया? प्लेस। आज क्या फैक्ट्री से जाके माल खरीदते हैं हम लोग? नहीं, फैक्ट्री से माल नहीं खरीदते हैं, बल्कि गुड्स हमारे पास आता है, हमारे बगल की शॉप में आता है। तो प्लेस यूटिलिटी हुआ कि नहीं? टाइम यूटिलिटी होता है, टाइम हमारा बचता है। हम अगर फैक्ट्री जाएंगे खरीदने के लिए तब तो फिर हो गया, पैसा अलग जो लग रहा है वो अलग, मेहनत जो हो रहा है वो अलग। नहीं, हमको हमारे पास में मिल जाता है, तो टाइम यूटिलिटी। अगर कोई कंज्यूमर, समझो बात को, अगर कोई कंज्यूमर शॉप में जा रहा है और वो कुछ डिमांड कर रहा है गुड्स का, अगर वो उसको गुड्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, और वो बोलता है कि कल परसों तक आएगा, आपको जो सामान है, आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है, आपको कल परसों मिल जाएगा, तो क्या टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अगर वही रिटेलर अपने गोडाउन में या अपने वेयर हाउस में वो सामान को रख देता तो टाइम बचता कि नहीं बचता? कंज्यूमर का भी बचता, रिटेलर का भी बचता। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के वजह से या कॉमर्स के वजह से, जो हम लोग ने 9-10 में पढ़ा होगा, हिंड्रेंसेस ऑफ कॉमर्स, जिसमें हम लोग का क्या होता है, सारा जो रिस्ट्रिक्शंस होता है वो हट जाता है। तो इसीलिए बिजनेस भी क्या करता है? यूटिलिटीज को क्रिएट करता है। फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, और भी बहुत सारी यूटिलिटीज आते हैं, पर अभी हमारा वो मकसद नहीं है उसको पढ़ने का, अभी हम बिजनेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं जो कि वैल्यूएबल है और यूजफुल है। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। क्योंकि देखो, बिजनेसमैन भी तभी अर्न कर पाएगा जब वो कंज्यूमर को अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। इफ द बिजनेस इज नॉट सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर, ही विल नॉट रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि मेन बिजनेस तभी चल रहा है जब कंज्यूमर आपका मिल रहा है, आपको कंज्यूमर में आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड भर रहा है, वही। तो ऑब्वियसली जो मैंने यहाँ पर पढ़ा, प्लेस यूटिलिटी क्या होता है? ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, जहां से प्लेस ऑफ प्रोडक्शन जहां पर है और जहां कंज्यूम किया जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर फैक्ट्री दिल्ली में है और उसको कंज्यूम कोलकाता में किया जा रहा है तो बहुत प्लेस का गैप है, तो क्या हम दिल्ली जाके खरीदेंगे? नहीं, वो सामान हमारे पास आएगा। और ये सब चीज कौन करता है? प्रोड्यूसर, उसका जिम्मेदारी है। और अगर हम लोग उसको फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर ले रहे, फ्यूचर के लिए मतलब स्टोर करके रखें, बड़े बड़े जो फैक्ट्री, जो होलसेलर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? गुड्स को स्टोर करके रखते हैं कि पता है आगे जाके डिमांड उसका होने वाला है, पहले से ही रख के रखो अपने गोडाउन में, कंज्यूमर कब आके मांग ले पता नहीं। तो इसीलिए वो हो गया टाइम यूटिलिटी। तो यही बोला जाता है। तो जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज में एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे? कोई फैक्ट्री हो गया, कोई शॉप हो गया, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी अब बोलोगे कि वो तो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, पर वो सर्विस तो दे रहा है ना। अगर गुड्स बन गया है फैक्ट्री में और अगर वो हम लोग के पास आए ही नहीं, तो फिर क्या फायदा उस गुड्स का बनने का? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेयर हाउस हो गया, वेयर हाउस मतलब जहां पर गुड्स रखा जाता है। इंश्योरेंस कंपनी भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अगर बाई चांस किसी गोडाउन में आग लग जाता है तो उसका पैसा का भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। अब वो अलग अलग मैटर्स है, अलग अलग प्रोसीड्योर है उसका, पर सर्विस तो प्रोवाइड कर रही है ना, इसीलिए।
बैंक, अगर किसी इंसान को फैक्ट्री खोलना है तो अगर मनी का उसके पास शॉर्टेज पड़ रहा है तो वो कहाँ से लाएगा? बैंक से। तो बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग ने कुछ कुछ एग्जांपल्स पढ़ा जो गुड्स के लिए है और कुछ कुछ एग्जांपल्स पढ़ा जो सर्विसेज के लिए है, ठीक है। और कुछ कुछ जो हम लोग को डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि टेलर, जहां पर हम लोग अपना कपड़ा सिलवाते हैं, ड्राई क्लीनर, ब्यूटी पार्लर, ये सब सारे क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है। ये हम लोग को सर्विस देते हैं, डायरेक्टली देते हैं। समझ में आया? डायरेक्टली मतलब खुद दे रहे हैं, इसीलिए डायरेक्टली हो गया। समझ में आया? तो ये पूरा कंसेप्ट था बिजनेस का। तो बिजनेस का मतलब वही होता है जहां पर हम लोग प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को, एक्सचेंज करते हैं। किस लिए एक्सचेंज करेंगे भाई? पैसा के लिए। सब कुछ तो पैसा ही है वैसे, ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा पॉइंट जो कि है प्रोफेशन के ऊपर। अब प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन भी एक ऑक्यूपेशन ही, ऑक्यूपेशन मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें आपको अगर वो प्रोफेशन, अगर आप चाहते हैं कि आप उस प्रोफेशन के अंडर में हो तो आपको उसके लिए सबसे पहले तो पढ़ना होगा। पढ़ना मतलब इन द सेंस आपको वो नॉलेज होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज के बारे में जिसमें आप घुसना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि आपको अगर लॉयर करना है तो आपको 5 इयर्स का डिग्री, 5 इयर्स पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको डिग्री मिलेगा। 5 इयर्स 3 इयर्स जैसे होता है, जैसे आपका इच्छा है वैसे, ठीक है। अगर आपको कुछ सीए से सब कुछ करना है तो आपको 3 इयर्स 5 इयर्स लगेगा। अगर आपको अपना एमबीए करना है 2 इयर्स। तो हर एक प्रोफेशन के लिए क्या होता है, अलग अलग आपको स्पेशलाइज, उसमें आपको नॉलेज जो है वो एकदम अच्छी तरीके से आना चाहिए। और अब उस टाइम पे आप अपने स्किल का इस्तेमाल करके, अपने माइंड का इस्तेमाल करके आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर लोग का प्रोफेशन ही है ना, डॉक्टर लोग तो प्रोफेशन ही है उनका। अगर उनको पता नहीं है कि कौन सा दवाई क्या देना है तो फिर कैसे होगा? वो लोग अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसीलिए स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो द पर्सन हु आर एंगेज इन प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल। ऑब्वियसली जो आदमी उस प्रोफेशन के अंडर में है तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रोफेशनल। वो लोग क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑफ अ स्पेशलाइज नेचर। स्पेशलाइज नेचर मतलब अगर वो लॉयर है तो वो लॉयर का ही काम करेगा, वो डॉक्टर का राय नहीं देने वाला है, ठीक है। अगर कोई एसी ठीक करने वाला है तो वो एसी ना ठीक करेगा, थोड़ी ना ब्यूटी पार्लर वाला काम करेगा, नहीं। तो जो प्रोफेशन में आप हैं उसमें आप स्पेशलाइज हैं और वही काम करिए, क्योंकि आपको अच्छे से वही आता है और अच्छे से कमाइए। आप अपने स्किल का इस्तेमाल करिए, वही अपने क्लाइंट्स लोग को वो लोग सेटिस्फाई करते हैं। और अगर एक बार हम लोगों को कोई आदमी पसंद आ जाता है, जो आदमी उस चीज में बहुत अच्छा है, तो हम लोग उसको बार बार बुलाते हैं, है ना। तो वही हो गया। अच्छा, तो ये जो सर्विस है वो किसके ऊपर बेस्ड है? आपको पहले एडुकेशन लेना पड़ेगा। एडुकेशन के साथ साथ आपको ट्रेनिंग, सिर्फ खाली पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है। फिर अगर आप ट्रेनिंग लोगे तो आपको उस चीज में एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप एक्सपीरियंस हो जाओगे। तो वही एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है। और हम लोग क्या कर, और प्रोफेशनल्स लोग क्या क्या लेते हैं? फी चार्ज करते हैं। फी चार्ज करते हैं ना, पैसा, फी। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि स्कूल अगर हम लोग को सर्विस दे रहा है, टीचर्स दे रहा है, तो क्या ले रहे हैं? फी, वैसे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स प्रोफेशन का क्या है? चार्टेड अकाउंटेंसी, सीए जो मैंने बोला, मेडिसिन, डॉक्टर, लॉ, लॉयर, टैक्स कंसल्टेंसी, मतलब जो होगा हम लोग के मम्मी पापा टैक्स पे करते हैं ना, इनकम टैक्स, तो उनके कैसे भरना है, क्या करना है, अब हम लोग को तो पता नहीं है। तो जो आदमी इस चीज में एकदम काबिल है, एक्सपीरियंस है, उसके पास जाएंगे। तो टैक्स कंसल्टेंसी मतलब हम लोग उससे कंसल्ट कर रहे हैं। तो वो एक फर्म है, वो एक कंपनी है, वो एक इंसान है, वो प्रोफेशन, उसका प्रोफेशन है ये। समझ में आया? तो ये सारी चीजें जो थी प्रोफेशन के अंडर में थी। अब क्या करना है? फीचर्स पढ़ना है प्रोफेशन का। पहला जो ऑलरेडी मैंने शॉर्ट में, देखो हर एक चीज को कॉमर्स में ना ज्यादातर एलाबोरेट किया जाता है। तो जैसे हम लोग ने जो डेफिनेशन में या जो एक्सप्लेनेशन पढ़ा प्रोफेशन का, उससे ही तोड़ तोड़ के क्या निकलता है उसका? फीचर्स। तो पहला फीचर्स हमारा क्या है? स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब हर एक प्रोफेशन हर एक चीज में स्पेशलाइज्ड है, उसका सिस्टमाइज बॉडी। सिस्टमाइज बॉडी का मतलब क्या है? उसका सिस्टम है कि अगर आपने 1 साल इसमें पढ़ लिया तो आप उसके बाद आपको दूसरा में जाना पड़ेगा, या आपका 2 साल का पढ़ाई हो गया तो आप उसके बाद ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग के बाद आपको एक्सपीरियंस होगा। तो एक क्या होता है? सिस्टम से सब कुछ चलता है। ऐसे मन इच्छा नहीं हो गया कि हम डिग्री ले लिए बस काम खत्म, नहीं, एक सिस्टम से सब कुछ चलता है। तो सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब उसका एक तरीका है, उस प्रोफेशन को करने का एक तरीका है, एक मैनर है। आपको उस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट फॉलोइंग द स्टेप्स यू कांट डू दैट।
यू कांट बी इन दैट प्रोफेशन. सो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी प्रोफेशन हैज अ स्पेशलाइज्ड एंड सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन आर रिक्वायर्ड टू लर्न दिस नॉलेज. और अगर आप चाहते हैं कि उस प्रोफेशन के आप मेंबर बनो और एकदम एक्सपर्ट हो जाओ तो आपको ये नॉलेज गेन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको वो डिग्री नहीं मिलने वाली है. फिर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, देखो वही बात है, आपको अगर कोई चीज में आपको भर्ती होना है तो आपके लिए पहले आपका क्राइटेरिया लिखा रहता है. देखोगे आजकल कोई भी फॉर्म में अगर आपको जॉब वॉब अप्लाई करना कभी पड़े तो आप देखो कि वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा रहता है. तो जैसे कि अगर हम लोग कोई लॉयर का पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टर करना चाहते हैं, CS कोई इंस्टीट्यूशनल में भर्ती होना चाहते हैं, कंप्यूटर का कुछ आगे करना है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, तो सबसे पहले आपको 10 पास करना होगा. 10 के बाद आपका 12 आता है, 12 के बाद आपका कुछ एंट्रेंस का एग्जाम होगा. तो वैसे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब पहले आप उसको पास करो उसके बाद तो पाओगे ना. आप डायरेक्टली आपका इच्छा होगा फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको एंट्री नहीं मिलने वाला है, इसलिए लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. तो पढ़ते हैं एंट्री टू अ प्रोफेशन इज अलाउड ओनली टू दोज हु हैव कंप्लीटेड द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन. जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बोला ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करो, फिर उसके बाद आपका एंट्री हो जाएगा. वो लोग आपका देखेंगे कि हाँ आपने जो डॉक्यूमेंट्स भरा है वो करेक्ट है कि नहीं है, वो वैलिड है कि नहीं है. एंड हैव पास द स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन, तो जो एग्जामिनेशन वहां पर लिखा हुआ है आप अगर उसमें पास है तो ऑब्वियसली आपका एंट्री होगा. क्यों मना करेगा, कोई नहीं मना करने वाला आपको. फिर आता है फॉर्मल ट्रेनिंग. मैंने अभी बोला कि एक पीरियड होता है पढ़ने का, पढ़ने के बाद आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है. ठीक है, आप अगर आपने डॉक्टर का पढ़ाई कर लिया है और सीधा जाके चले गए हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, तो ऐसे थोड़ी होगा. आप उसके लाइफ के साथ तो रिस्क नहीं ले सकते ना, आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा. आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कि कैसे ठीक किया जाता है, कैसे पेशेंट्स को हैंडल किया जाता है, उस सिचुएशन से निकाला जाता है. क्योंकि जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते हो डॉक्टर के केस में, आप पेशेंट को क्या संभालोगे. तो वही लिखा हुआ है अ प्रोफेशन प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू दोज हु वांट टू एक्वायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. अगर आप चाहते हैं कि वो प्रोफेशन में आप क्वालिफाइड हो जाए तो आपको पढ़ाई तो करना है पर साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा. ठीक है. फिर नंबर 4 आता है हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन. हर एक प्रोफेशन का एक एसोसिएशन होता है या एक इंस्टीट्यूट होता है जो उसके अंडर सारा एडमिनिस्टर करता है, सारा देखरेख करता है. उसको पूरा हक है उससे रिलेटेड कानून बनाने का, बट वो कानून जो गवर्नमेंट ने बनाया है उसके अंडर होना चाहिए. ठीक है. तो एवरी प्रोफेशन हैज इट्स ओन एसोसिएशन, खुद का एसोसिएशन होता है. और हर एक प्रोफेशनल एसोसिएशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है. जैसे कि मैंने बोला कि लॉ में उसका खुद का एक एक्ट है. समझ में आया. अगर आप उस प्रोफेशन में हैं तो आपको उस एक्ट के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा. आपने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाया है पहले आपको उसके साथ मिलना होगा, इसीलिए लॉ ने बनाया. स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ, एक लॉ बॉडी है वो, और उसकी जो मेंबरशिप है वो बहुत जरूरी है. ठीक है. द एसोसिएशन रेगुलेट्स एंट्री इन द प्रोफेशन. जो एसोसिएशन है आपको परमिशन देगा कि हाँ आप इसमें आप इस डिग्री को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं. आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा कि हाँ आपने वो काम किया, ट्रेनिंग लिया तो आपका प्रैक्टिस हो गया पूरा. फॉर्मुलेट एंड इन्फोर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट, तो आपको उसका पूरा फैसिलिटी सब कुछ जो है वो प्रोवाइड करेगा जो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. फिर नंबर 5 में आता है सर्विस मोटिव. ऑब्वियसली प्रोफेशन का सबसे बड़ा मकसद ही क्या है कि वो हम लोग को क्या देगा, सर्विस देगा रादर देन इकोनॉमिक गेन. देखो ये बात ठीक है, रादर देन इकोनॉमिक गेन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी ये नहीं है. क्योंकि आज के जमाना में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी इंसान अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो सिर्फ खाली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कर रहा है. नहीं, हाँ कर रहा है, बट देखो 50-50 हर एक चीज में होता है. अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके पीछे जरूर वो उसका पैसे कमाने का नियत है, तो ऑब्वियसली वो करेगा ना. आजकल के जमाने में सब कुछ तो पैसा ही है. तो सर्विस भी अगर कोई इंसान प्रोफेशनल दे रहे हैं तो उनका मेन मकसद यही है कि वो इकोनॉमिक गेन के लिए भी साथ साथ कर रहे हैं. ऑब्वियसली इकोनॉमिक गेन के लिए सब कोई करता है, सर्विस के लिए भी करता है और इकोनॉमिक गेन के लिए भी करता है. फिर कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है. द एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोफेशनल आर गाइडेड बाय अ फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट. फॉर्मल कोड ऑफ मतलब पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपका वो स्टैट्यूट मतलब जो स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो लॉ में लिखा था वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करने पड़ेंगे. और वो हर एक मेंबर को वो फॉलो करना पड़ता है जो उस एसोसिएशन से रिलेटेड होता है, जो उस प्रोफेशन को करना चाहता है.
ठीक है, तो हमारा ये प्रोफेशन पार्ट भी पूरा कंप्लीट हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट पार्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, वही बार बार पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां आदमी लोग काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं किस लिए? रेमुनरेशन के लिए। देखो, जब हमने बिजनेस पढ़ा उसमें था मनी, जब हमने प्रोफेशन पढ़ा उसमें था फीस, अब हम लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में कर रहे हैं तो क्या होगा? रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब सैलरी। तो अगर कोई भी इंसान कोई फैक्ट्री में काम करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय को क्या मिलता है? सैलरी, वेजेस, और इन द शॉर्ट फॉर्म रेमुनरेशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो पर्सन्स वहां पर वर्क करते हैं उन लोगों को क्या बोला जाता है? एम्प्लॉय। और जिसके अंडर में वो लोग काम करते हैं उन लोगों को क्या बोला जाता है? एम्प्लॉयर, क्योंकि वो एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को रख रहा है। अगर कोई कंपनी मेरा है तो हम उस कंपनी के क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉयर। और हम जिसको रख रहे हैं अपने कंपनी के अंदर काम करने के लिए, लेबर को या वर्कर को, उसको क्या बोला जाता है? कंपनी में उसको क्या बोला जाता है? एम्प्लॉय। वर्कर नहीं बोला जाता है ज्यादातर। बड़े बड़े कंपनीज में लोग आपको एम्प्लॉय बोलेंगे, वर्कर नहीं बोलेंगे, लेबर नहीं बोला जाएगा। लेबर तो एकदम भी नहीं बोला जाता है। समझ में आया? तो वही मैंने बोला कि रेमुनरेशन आपको किस फॉर्म में मिलता है? वेजेस और सैलरी में मिलता है। और एम्प्लॉय वही काम करता है जो कि उसका एम्प्लॉयर उसको बोलता है। क्योंकि अगर आप नए नए ऑफिस में जाओगे तो आपको पहले काम तो समझना पड़ेगा ना, सीधा खाता पत्तर लेके तो नहीं बैठ जाओगे आप, नहीं ना। आपको पहले काम समझना पड़ेगा, कैसे करना है क्या नहीं करना है। आप एक बार काम समझ जाओ फिर आपको एम्प्लॉयर भी कुछ नहीं बोलने वाला है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि आप अपने कंज्यूमर को अच्छी तरीके से समझा पा रहे हो, आप अपने काम में एक्सपर्ट हो गए हो। तो एम्प्लॉयर जैसा बताएगा एम्प्लॉय वैसा करता जाता है। अब ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है वो लोग के बीच में ज्यादातर क्या होता है? ओरल और रिटन एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ओरल और रिटन एग्रीमेंट होता है। देखो, मैं शॉर्ट में वापस से समझा रही हूँ। एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी में मिस्टर एक्स करके कंपनी का मालिक है वो। तो मिस्टर एक्स कौन हो गया? एम्प्लॉयर। मिस्टर एक्स के कंपनी में एक मिस्टर वाई करके आता है, तो वो कौन हो गया? एम्प्लॉय। ठीक है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर एक्स वाई को कंपनी में रख लिया, तो मिस्टर वाई कौन हो गया? एम्प्लॉय। तो अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट चाहे वो ओरल में हो जाए या रिटर्न में हो जाए। ओरल में कैसे हो गया? जैसे मुझे किसी कंपनी में काम करने जाना है तो मैंने बोला साहब मुझे काम चाहिए, आप मुझे काम दोगे? तो बोलते कि हाँ चलो काम मिल जाएगा। तो क्या हुआ? ओरल हो गया ना। पर बड़े बड़े कंपनीज में क्या ऐसे ही ऊपर ही ऊपरी बात हो जाएगा क्या? नहीं, उसमें क्या होता है? लिखा पढ़ी होती है। क्या होती है? लिखा पढ़ी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिटर्न एग्रीमेंट, कि आप इतने साल तक काम करेंगे। ठीक है, वो हो गया। और उन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप बन जाता है जो कि होता है ऑफिशियल रिलेशनशिप। मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जैसे बोलेगा एम्प्लॉय वैसे करेगा, जैसे बोलेगा वैसे करेगा, इन द सेंस इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस ओनली। कुछ भी बोलेगा तो कुछ भी एम्प्लॉय नहीं कर सकता है। समझ में आया? जो काम के लिए आपको रखा गया आपको वो काम करना है। ठीक है, अब जो एम्प्लॉयर है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का भी हो सकता है या प्राइवेट फर्म का भी हो सकता है। क्योंकि देखो, कंपनी में अभी हम लोग नहीं आ रहे हैं। कंपनी तो बहुत टाइप का कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो सब अलग अलग कंपनी होता है। तो एम्प्लॉयर तो किसी भी कंपनी का हो सकता है, चाहे यहाँ पर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का हो, मतलब गवर्नमेंट का हो, या गवर्नमेंट के अंदर भी डिपार्टमेंटल आता है अलग अलग, उसका हो, या प्राइवेट का हो। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हर एक टाइप का जॉब, चाहे वो गवर्नमेंट का ऑफिस का हो या फिर प्राइवेट एंटरप्राइज का हो। ठीक है, जब भी कोई पर्सनली क्वालिफाइड पर्सन, मतलब जैसे कि कोई टैक्स पर्सन, टैक्स कंसल्टेंट एक बड़ा सा कंपनी में काम कर रहा है, वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है। प्रोफेशनली क्वालिफाइड इन द सेंस मतलब उसको टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज है। ठीक है, पर वो एक कंपनी के अंडर में काम कर रहा है, तो वो प्रोफेशनल तो है, प्रोफेशनल भी है और साथ साथ क्या है? एम्प्लॉय भी है। तो प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट दोनों आ गया ना, तो उसको क्या बोला जाएगा? एम्प्लॉयमेंट। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल बहुत सारा दिया हुआ है। डॉक्टर को एम्प्लॉय किया जाता है हॉस्पिटल में, चार्टर्ड अकाउंटेंट को एम्प्लॉय किया जाता है अकाउंटेंट इन अ कंपनी में, लॉयर को बुलाया जाता है काम के लिए बैंक में लॉ ऑफिसर के तौर पे। तो देखो, वो लोग का काम क्या है? उन लोग का प्रोफेशन क्या है? टैक्स कंसल्टेंट, लॉयर, डॉक्टर। पर अभी वो एम्प्लॉयड कहां पर है? कोई कंपनी में, तो क्या बोला जाएगा? एम्प्लॉयमेंट।
समझ में आया? दोनों चीजें एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। और बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि टीचर जो टीच कर रहे हैं, टीचर का प्रोफेशन है और वो क्योंकि एम्प्लॉयड है कहाँ पर, एक स्कूल और कॉलेज में। इंजीनियर एम्प्लॉयड है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली का, यहाँ लिखा हुआ है। फिर अकाउंटेंट वर्क करता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। पर्सन वर्किंग एज अ प्लांट, प्लांट मतलब कौन, फैक्ट्री का मैनेजर, प्लांट मतलब फैक्ट्री होता है, तो फैक्ट्री का मैनेजर जो है फैक्ट्री में काम कर रहा है, या नर्स और डॉक्टर काम कर रहा है हॉस्पिटल में। तो ये सारी चीजें बेसिकली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब हम खाली इतना ही पढ़ना है कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस बिटवीन क्या होता है। हमने धीरे धीरे करके बिजनेस पढ़ लिया, प्रोफेशन पढ़ लिया, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्लास में यही काम रहेगा कि बिजनेस और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, जो कि कहीं ना कहीं फॉर एग्जाम पर्पज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।